क्रेडिट स्कोर हमारे जीवन में बहुत कुछ निर्धारित करते हैं, जैसे कि हम आरएन के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, हम कार खरीद सकते हैं या नहीं, हम घर खरीद सकते हैं या नहीं, या किराए के लिए पात्र हैं या नहीं। तो आइए देखें कि वास्तव में क्रेडिट स्कोर क्या है और ये कैसे बना। नोफस फाइनेंस में आपका स्वागत है। कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले से नहीं किया है साप्ताहिक बीएस मुक्त वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि क्रेडिट स्कोर वास्तव में क्या है। एक क्रेडिट स्कोर 3 अंकों की संख्या होती है जो क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल होती है। यह स्कोर भविष्य के ऋणदाताओं को बताता है कि आप कितने क्रेडिट योग्य हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके द्वारा उधार लिए गए पैसे को वापस चुकाने की संभावना कितनी है। आजकल आपका क्रेडिट स्कोर बहुत सी डिजिटल तकनीकों और उन्नत वित्तीय गणनाओं का उपयोग करके गणना और रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले के समय में औसत व्यक्ति के लिए वास्तव में कोई वास्तविक क्रेडिट स्कोर नहीं था। हालांकि वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्टिंग थी। वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्टिंग का मूल रूप से व्यापारियों द्वारा संभावित व्यापार ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता था। 1841 में कम से कम अमेरिका में इन वाणिज्यिक स्कोरों की रिपोर्ट करने वाली पहली एजेंसियों में से एक की स्थापना हुई और इसे दी मर्केंटाइल एजेंसी कहा जाता था। उनके पास ऐसे एजेंट या संवाददाता होते थे जिनका काम देश भर में उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना होता था। एक तरह से ये आज के क्रेडिट स्कोर की गणना के तरीके से काफी मिलता जुलता है। ये संवाददाता बाहर जाकर जानकारी मैन्युअली इकट्ठा करते थे। वे जानकारी इकट्ठा करते थे जैसे कि एक व्यापारी की वैवाहिक स्थिति, जातीय पृष्ठभूमि, क्रेडिट इतिहास और उम्र, और ये सब एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था जो न्यूयॉर्क में एक स्थान पर केंद्रीकृत था। अब समस्या यह थी कि बहुत सारी जानकारी और मूल्यांकन बहुत ही व्यक्तिपरक थे। ये काफी हद तक संवाददाताओं और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता था। अब ये एजेंट्स या संवाददाता लोगों का मूल्यांकन उनके नस्लीय पृष्ठभूमि, लिंग और नैतिक चरित्र के आधार पर करते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इनमें से कुछ मूल्यांकन कितने पक्षपाती और यहां तक कि नस्लवादी हो सकते थे। 19वीं सदी में तेजी से आगे बढ़े और अब व्यवसाय और बड़े खुदरा विक्रेता अधिक व्यक्तिगत प्रकार की क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता को देख रहे हैं। यही वह समय था जब उपभोक्ता केंद्रित क्रेडिट रेटिंग वास्तव में शुरू हुई। संबंधित खुदरा विक्रेता आमतौर पर किस्तों में सामान बेचते थे। इनमें फर्नीचर या अन्य बड़े सामान शामिल होते थे। क्योंकि ये वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक महंगी थीं, वे किस्तों की पेशकश करते थे, लेकिन उन्हें यह सत्यापित करने की आवश्यकता होती थी कि उनके ग्राहक वास्तव में उन्हें चुका सकते हैं या नहीं। और इसलिए उपभोक्ता केंद्रित क्रेडिट स्कोर का महत्व, और यही तरीका अगले कुछ दशकों तक जारी रहा। उपभोक्ता क्रेडिट स्कोर बहुत श्रम साध्य तरीके से और बहुत पक्षपाती एजेंटों या संवाददाताओं द्वारा गणना किए जाते थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में चीजें कंप्यूटरीकृत होने लगीं और इसलिए संगठित हो गईं। लगभग 1960 में देश भर में 2000 से अधिक क्रेडिट ब्यूरो थे और उनकी जानकारी हर जगह बिखरी हुई थी और भौतिक कागजों और कार्डों जैसी चीजों में संग्रहित थी। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित था। इसलिए जब कंप्यूटर लोकप्रिय होने लगे तो ये रिपोर्टें बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधित की गईं। 1980 के दशक के आसपास क्रेडिट ब्यूरो शुरू हुआ और इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा फेयर इसाक कॉर्पोरेशन था, जो एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी थी जिसे आमतौर पर एफआईको के नाम से जाना जाता था। अब उन्होंने उपभोक्ताओं की क्रेडिट रिपोर्ट की व्याख्या करने में मदद करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीके की आवश्यकता देखी। 1989 में एफआईको ने राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरो के साथ मिलकर एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बनाया जिसे सभी उपभोक्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। वास्तव में यह पहली बार था जब एक सामान्यीकृत क्रेडिट स्कोर का जन्म हुआ, और आज के समय में अमेरिका में अधिकांश व्यवसाय और ऋणदाता एफआईको स्कोर का उपयोग करते हैं। अब 1989 में क्रेडिट स्कोर की गणना करने का तरीका स्पष्ट रूप से वर्षों में बदल गया है ताकि आज के विभिन्न उपभोक्ता व्यवहारों को ध्यान में रखा जा सके। तो आज आपके क्रेडिट स्कोर में वास्तव में क्या शामिल होता है? एफआईसीओ के अनुसार 5 कारक हैं। पहला है भुगतान इतिहास, जो 35% के लिए जिम्मेदार होता है, जो यह दर्शाता है कि आपने अपने पिछले क्रेडिट खातों का समय पर भुगतान किया है या नहीं। अगला है आपकी बकाया राशि, जो लगभग 30% तक होती है। यह वह कुल राशि है जो आप वर्तमान में अपने कुल क्रेडिट सीमा की तुलना में उपयोग कर रहे हैं। इसे आपकी उपयोग दर भी कहा जाता है। अगला है आपके क्रेडिट इतिहास की लंबाई, जो लगभग 15% होती है। यह वह समय है जब से आपके पास क्रेडिट है। और फिर अगला है आपका नया क्रेडिट, जो 10% है, जिसका मतलब है कि आप कितनी बार नए खाते के लिए आवेदन करते हैं और खोलते हैं। और अंत में हमारे पास क्रेडिट मिक्स है, जो अंतिम कारक है और लगभग 10% के लिए जिम्मेदार है। ये आपके पास क्रेडिट उत्पादों की विविधता को दर्शाता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, इंस्टॉलमेंट लोन, फाइनेंस कंपनी खाते और मॉर्गेज लोन शामिल हैं। अब क्या क्रेडिट स्कोर एक परफेक्ट सिस्टम है? मुझे निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता। इसमें कई खामियां हैं और इसे भेदभावपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए निम्न आय वाले परिवारों के लोगों के साथ, या यहाँ तक कि नए प्रवासियों के लिए।
वास्तव में अमेरिका में 26 मिलियन अमेरिकियों को क्रेडिट इनविजिबल माना जाता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनमें से अधिकांश लोग अश्वेत, हिस्पैनिक और निम्न आय वाले परिवारों से हैं। अब यदि आप उत्तरी अमेरिका के बाहर देखें तो आप पाएंगे कि कई देशों में क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली नहीं है, लेकिन वे फिर भी अपने उपभोक्ता आरण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से वित्त पोषित करने में सक्षम हैं। ऋणदाता अपनी सावधानी बरतने के लिए कई प्रभावी तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे एक मानकीकृत क्रेडिट रेटिंग प्रणाली पर निर्भर रहें जो केवल हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अधिक प्रभावित करती है। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम इस समय बदल सकते हैं। तो आप इस जानकारी के साथ क्या कर सकते हैं? मेरा सुझाव यह है, क्रेडिट स्कोर के इतिहास और विकास को समझें और अपनी पूरी कोशिश करें कि आपका स्कोर अच्छा रहे। इसके इतिहास और इसे कैसे गणना की जाती है को समझकर आप इसे अधिक स्वामित्व में ले सकते हैं और इसे इस तरह से उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में आपके पक्ष में हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और अब आप क्रेडिट स्कोर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।